गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभात स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम हिंदी साहित्य के 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और आज हम पार्ट 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और इससे पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल विभाजन और नामकरण हुए हैं उनसे जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य एमसीक्यू के नाम से आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अब तक जो है हमने 9000 से भी अधिक प्रश्नोत्तर डिस्कस कर लिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 2, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ परिवार। भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मौखिक। मौखिक रूप जो है ये भाषा का मूल रूप है, तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप विकसित हुआ था, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949। तो 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की भाषा के रूप में मान्यता मिली थी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो कौन सी पत्रिका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप से विकसित हुई? तो उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी जो है दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्कनी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 8, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली थी? तो मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फारसी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रजभाषा और अवधी भाषा किस काल की काव्य भाषाएं थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ब्रजभाषा और अवधी जो है किस काल की काव्य भाषाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्यकाल। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो हिंदी की बोलियों को जो है कितने भागों में रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और वो क्या है? पहले आता है पश्चिमी हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी, फिर राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं?
तो बुंदेली और कन्नौजी जो हैं ये हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो है किससे हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भोजपुरी जो है ये मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहारी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 15, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मानक हिंदी का विकास जो है ये किस बोली से हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली हिंदी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। भाषा जो है एक सामाजिक वस्तु है, इसको प्राप्त किया जाता है, इसको अर्जित किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी भाषा अर्जित संपत्ति है, ये बिल्कुल सही है। भाषा परिवर्तनशील है, ये बिल्कुल सही है। और भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है, ये बिल्कुल सही है। परंतु आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चित्रलिपि। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 18, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैथिल कोकिल जो है किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। ठीक है, रखिएगा, विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो कृष्ण काव्य की अपार संपदा जो है किस भाषा में है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रजभाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियाँ हिंदी की बोलियों के किस वर्ग के अंतर्गत आती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी जो है ये हिंदी की बोलियों के किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, रखिएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 21, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फारसी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन लिपियों में से कौन सी लिपि जो है पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खरोष्ठी लिपि। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मराठी। ठीक है, रखिए, मराठी भाषा और हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 24, मेवाती और हथौड़ी बोलियां हिंदी की किस वर्ग की बोलियां हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेवाती और हथौड़ी जो है ये बोलियां हिंदी के किस वर्ग की बोलियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 25, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अधिकांश, तो
इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी, ये दोनों सही है। तो आपके दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार जो है संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था जो है कब तक के लिए की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी 1964। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता है? तो हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मानक भाषा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? जामे रस कछु होत है, पढ़त ताही सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा कऊ होए। ये किसने कहा है? तो ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सदल मिश्र। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा जो है भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अष्टाध्यायी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 32, पुराने हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पुराने हिंदी को किस भाषा का जो है समानार्थक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश। तो आपका ए बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पश्चिमी हिंदी का उद्भव जो है ये किस अपभ्रंश से हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सौर सेनी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। पूर्वी हिंदी की बोलियाँ अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई थी? तो पूर्वी हिंदी की बोलियाँ जो हैं ये अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 35, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो भाषा विज्ञान के किस खंड में जो है पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाक्य विज्ञान। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, वाक्य विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पाली प्राकृत भाषाएं जो है ये किससे विकसित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वैदिक संस्कृत। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तानी। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो है हिंदुस्तानी भाषा का समर्थन किया था। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है,
हिंदुस्तानी। क्वेश्चन नंबर 38, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कौरवी। याद रखिएगा, कौरवी जो है ये खड़ी बोली का दूसरा नाम है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? तो अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 40, खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 41, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 42, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वयंभू। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। स्वयंभू जो है ये अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राजभाषा अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सन 1963। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 44, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सन 1967। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 45, सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी उसमें कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 21। ठीक है, 21 सदस्य थे। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में जो है हिंदी की विजय हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 47, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल युग। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 48, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस शताब्दी को जो है हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी। ठीक रखिएगा, 19वीं शताब्दी को जो है हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, 19वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 49, मंडियाली का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मंडियाली का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी। ठीक रखिएगा, पहाड़ी हिंदी से संबंधित है मंडियाली। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 50, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है कौन सी बोली आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवधी। ठीक रखिए, अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 51, हिंदी साहित्यिक इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी साहित्यिक इतिहास का प्रथम लेखक कौन है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गारसा दा तासी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 18। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 53, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है, किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिश्र बंधु विनोद। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 84 वैष्णव की वार्ता। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो ये लिखा है जॉर्ज ग्रेसन ने। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान जो है किस लेखक को मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 59, गारसा दा तासी ने इस्तेवा दला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ये ग्रंथ है जो गारसा दा तासी ने लिखा था। तो इस ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच। ठीक याद रखिए, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 61, किस आलोचक ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम से अभिहित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस आलोचक ने जो है आदिकाल को बीजवपन काल कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 62, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सरहपा को जो है हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांस्कृतायन। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 63, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीरगाथा काल। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। आदिकाल नाम दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चारणकाल नाम दिया था ग्रियर्सन ने, और संधि सिद्ध सामंत काल दिया था राहुल सांस्कृतायन ने। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। एवं संधि एवं चारणकाल नाम दिया था रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है।
65 आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दुहा जो है इसकी गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लौकिक साहित्य। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 66 आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुईपा, सबरप्पा आदि कवि किस साहित्य के अंतर्गत आते हैं या किस साहित्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिद्ध साहित्य। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं चंद्रवरदाई। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं एवं प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने के लिए किस पुस्तक की सहायता मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत पेंगलम। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पृथ्वीराज रासो का रचयिता जो है किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवरदाई। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 70 रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विसलदेव रासो। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। विसलदेव रासो को जो है गेय काव्य कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण ग्रंथ। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। 72 आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन सा है? तो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। आदिकालीन शिलांकृत कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राउलवेल। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो अमीर खुसरो जो हैं ये किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहलियाँ और मुकरियाँ। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 75 आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिंगल। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। 76 आदिकाल के किस पंथ से भक्तिकाल के संत मत का विकास हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाथ। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। 77 डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो है आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संधिकाल एवं चारणकाल। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। 78 नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोरखनाथ। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 79 कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस कवि की रचनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 80 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहा जाता है
भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, ये कथन किस लेखक का है? ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 81, आदिकाल को चारणकाल की संज्ञा देने वाला विद्वान कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदिकाल को चारणकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ग्रेसन। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 82, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या जो है कितनी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 84। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 83, जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास का रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है? किसने लिखा है ये? जो कि एक प्रकार का जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शालिभद्र सूरी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 84, शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुष्य या पुंड। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 85, जयमयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जयमयंक जस चंद्रिका की रचना जो है किस कवि ने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मधुकर। ख्याल रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, मधुकर जो है इसके लेखक हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। 86, भरथरी जलंधरी पाव कवि किस साहित्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाथ साहित्य। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदिकाल के अंतर्गत जो है किस साहित्य की प्रामाणिकता जो है संदिग्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रासो साहित्य। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 88, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 89, वर्ण रत्नाकर किस भाषा की कृति मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वर्ण रत्नाकर जो है ये किस प्रकार की कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गद्य। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 90, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी साहित्य का या हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है? तो 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज ग्रेसन। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 91, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहाँ से कहाँ तक हुई है? यानी कि समय क्या है भक्ति काल का? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1318 से 1643। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 92, शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अद्वैत वेदांत। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। 93, रामानंद किस भक्तिधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रामानंद जो है ये किस भक्तिधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण भक्तिधारा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 94, नाभादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नाभादास रचित किस ग्रंथ में जो है कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भक्तमाल। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 95,
अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये पंक्ति किस संत कवि की है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो किसने कहा है? तो ये लिखा है रैदास ने। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। भक्तिकाल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक किस कवि को माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भक्तिकाल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक जो है किस कवि को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जायसी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। 97, किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस आचार्य की गणना जो है वो वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिदास निरंजनी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। 98, भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के अलवर संतों की वाणी के माध्यम से आया था या प्रस्फुटित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम भक्ति। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99, किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचरित्र। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 100, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये पंक्ति किस भक्त कवि को लक्ष्य करके कही गई है? तो ये किसके लिए कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। ठीक है, कबीरदास के संदर्भ में ये पंक्ति कही गई है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर डिस्कस किए। आज पार्ट 1 जो है यहाँ पे समाप्त हो गया है। कल पार्ट 2 की शुरुआत होगी और कल भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे और ऐसे करके जो है हम पार्ट वाइज संपूर्ण 2000 प्रश्नोत्तर सीरीज हम डिस्कस कर लेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज के इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।